क्या बाजार चिंता मुक्त हो गया है? एक हफ्ते पहले तक बाजार में इतनी चिंताएं थी कि तरह तरह से वो अपने आप को परेशान पा रहा था, लेकिन शुक्रवार को जिस तरह से माहौल बदला उससे मन में एक सवाल उठा कि क्या बाजार की चिंताएं खत्म हो गई हैं? क्या जो बहुत वैल्यूएशन को लेकर चिंता थी, अमेरिका में रिसेशन को लेकर चिंता थी, ब्याज दरें अमेरिका में नहीं घट रही उसको लेकर चिंता थी, भारत में डिपॉजिट ग्रोथ बहुत कम है उसको लेकर चिंता थी, तमाम तरीके की चिंताएं क्या छूमंतर हो गई हैं? ये सवाल आपके मन में ज़रूर होगा। कम से कम शुक्रवार का बाजार देखने के बाद तो ऐसा ज़रूर मन में आ रहा होगा। तो इस सवाल का जवाब ढूंढना ज़रूरी है। इसी सवाल से जुड़ा हुआ ये भी सवाल है कि जो इतनी बड़ी रैली बनी आखिरी कारोबारी दिन, क्या वो सस्टेन करेगी या वो सिर्फ एक शॉर्ट कवरिंग थी, क्योंकि पूरे हफ्ते दुनिया भर के बाज़ारों में काफ़ी उथल पुथल रही है। तो ये एक बड़ा प्रश्न है जो हम समझने की कोशिश करेंगे आज। नो डाउट आपके मन में भी यही चल रहा होगा कि इस तरह की जो तेज़ी आई, क्या उसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए, क्यों आई तेज़ी, ऐसा क्या बदल गया एक हफ्ते के अंदर या 3 दिन के अंदर जिसकी वजह से मार्केट में चिंता मुक्त के जैसे लक्षण दिखाई दे रहे हैं। दूसरा, 2 सेक्टर्स हैं उन पर भी हम बातचीत करेंगे। आईटी सेक्टर में अचानक बहुत तेज़ी आ गई। पूरे हफ्ते के दौरान देखिए तो 4.5% से ज़्यादा आईटी सेक्टर में तेज़ी आई है। अभी कुछ दिन पहले तक इतनी चिंताएं पूरी मार्केट में थी आईटी को लेकर के कि यूएस में पता नहीं रिसेशन है, वहाँ का बैंकिंग सेक्टर काम नहीं कर रहा है, आईटी शेयर बहुत महंगे हैं, कैसे चलेगा काम। अब अचानक से आईटी सेक्टर सबका डालेंगे, 4.5% की तेज़ी है। और एक सेक्टर बैंकिंग है जिसमें ऐसा लगता है कि सारे संसार की चिंताएं इसी सेक्टर में है। हर तरह की प्रॉब्लम्स बैंकिंग सेक्टर में दिख रही हैं। रेगुलेटरी इश्यूज भी दिख रहे हैं, वैल्यूएशन के इश्यूज भी दिख रहे हैं, बैंक की अपनी समस्याएं दिख रही हैं, बावजूद इसके कि बैंकों की बैलेंस शीट बहुत मजबूत है, सरकार की बैलेंस शीट बहुत मजबूत है और कंपनीज की बैलेंस शीट बहुत मजबूत है। फिर भी बैंकिंग सेक्टर की चिंताएं काफ़ी बड़ी हैं। अब वो पीर पर्वत जैसी हो गई है कि बैंकिंग सेक्टर में ऐसा हो क्या रहा है। तो ये कुछ प्रश्न हैं जो आपके मन में होंगे, नो डाउट। तो इसी को आज हम डिकोड करने की कोशिश करेंगे, समझेंगे, और इसको समझाने के लिए, इसको दूर करने के लिए हमारे साथ 3 जाने माने एक्सपर्ट हैं मार्केट के। आपका परिचय कराता हूँ। सबसे पहले तो सुनील सर हैं हमारे साथ, सुनील सुब्रमण्यम सर, और अब वो बहुत फ्री हो गए हैं, अब पूरे दुनिया के भ्रमण में हैं और बहुत शानदार कमेंट्री अब करते हैं, अब खुल के ज़्यादा बोलते हैं, पहले थोड़े बंधन थे। दूसरे नंबर पे जसप्रीत सिंह अरोड़ा जी हमारे साथ हैं, रिसर्च एंड रैंकिंग के CIO हैं और स्टॉक पिकिंग, मार्केट को बहुत डीपली सब चीज़ों को देखते हैं। और दलजीत सिंह जी हैं हमारे साथ जो रोहा एसेट मैनेजमेंट में है, और दलजीत सर भी तो बहुत बड़े स्टॉक पिकर हैं। तो स्टॉक पिकर जो आदमी होता है ना, उससे एक बड़ा फ़ायदा होता है कि वो बॉटम से अप्रोच लेता है कि स्टॉक के ज़रिए पूरे मार्केट को हम समझ पाते हैं। तो 3 दिग्गज जाने माने एक्सपर्ट आज हमारी इस पहेली को सुलझाएंगे हमारे दर्शकों के लिए कि मार्केट क्या चिंता मुक्त हो गया है। सुनील सर, मार्केट चिंता मुक्त हो गया है क्या? पूरा चिंता मुक्त नहीं कहूंगा, मगर जैसे आपने कहा कि पिछले शुक्रवार के पहले जो मार्केट में जो एक ठंडी में हवा चल रही थी, क्योंकि FII इसने करीब मेरे नंबर्स देखा 30,000 करोड़ में निकाला, तब माहौल लग रहा था कि क्या कुछ चिंताएं बढ़ रही है, इसके कारण थोड़े FIIs इंडिया से बाहर हट रहे हैं। मगर इस वीकेंड में जो हिंडनबर्ग वाला रिपोर्ट आया, वो इमीडिएटली सबको एक सिचुएशन लाया कि वो रिपोर्ट इतना, मैं समझूंगा कि बेकार था, और एक रियलिटी चेक आ गई कि क्या इसके कारण जो भी गिरावट आएगी तो इसके बाद तो जरूर खरीदार का मौका, तो एक वैली बन गया था मैं मेरे ख्याल में। और इस मंडे से जैसे ही वो एक मौका सामने दिखा कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट के कारण कुछ करेक्शन आ सकता है, तो भरपूर पैसा अंदर आने लगा। वो एक बात। दूसरी बात थी कि यूएस के बारे में, क्योंकि येन कैरी ट्रेड का प्रॉब्लम था, आपको याद होगा। उसके बाद जापानीज रेगुलेटर ने भी रियलाइज किया कि ऐसे कुछ हरकतें, मैं नहीं कहूंगा, मगर सडनली इंटरेस्ट रेट हाइक करके मार्केट को हिलाना गलत चीज है। उन्होंने अपना सॉफ्ट कर दिया टोन को और वापस जापानीज मार्केट में रिवाइवल आ गई, तो वो एक झटके से भी बाहर निकल चुका था भारत। तो वो भी एक अननेसेसरी क्योंकि अनरिलेटेड टू इंडिया वाला करेक्शन था। दूसरी बात। तीसरी बात कि यूएस में ये रेट कट और ग्रोथ, इन्फ्लेशन, ये ट्रेड ऑफ की जो बात हो रही है ना, वहां पे बहुत हलचल मच चुकी थी। और इसका कारण ये था कि मार्केट एक स्वीट स्पॉट ढूंढता है। माने क्या, मार्केट को चाहिए रेट कट, मगर मार्केट को इतना भी न्यूज नहीं चाहिए कि रिसेशन आ जाए।
और रिसेशन के आ रहे और भी भयंकर रेट कट आ सकते हैं, फिर भी मार्केट सावधान हो जाता है, क्योंकि रिसेशन अगर आ गया तो ओवरऑल ईपीएस ग्रोथ, जीडीपी ग्रोथ का, नॉट ओनली अमेरिका का, जो भी सप्लाई करते हैं अमेरिका के, वहां पे उसका असर पड़ सकता है। तो मार्केट को चाहिए कि रेट हाइक नहीं चाहिए, यानी ग्रोथ इतनी भी तेजी हो और इन्फ्लेशन भी बढ़ रही हो और रेट हाइक हो, वो भी मार्केट को पसंद नहीं है। तो मार्केट को एक बीच वाला रास्ता चाहिए था, जो था कि यूएस में ग्रोथ धीरे धीरे वापस आ रहा है, रिसेशन का डर नहीं है, मगर एट द सेम टाइम इन्फ्लेशन भी कंट्रोल में आ रहा है, ताकि रेट कट के लिए माहौल सही बने। और वो स्थिति इस हफ्ते आ गई कि 3% से नीचे आ गई थी इन्फ्लेशन, और ग्रोथ के नंबर भी अच्छे आने लगे। तो इससे और क्या चाहिए? तो मार्केट में जब पैसा आता है इक्विटीज में, तो नेचुरली उसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट इंडियन मार्केट में भी आ जाता है, क्योंकि इंडिया आईटी सर्विसेज, फार्मा, ये सब एक्सपोर्ट करती है अमेरिका को। तो कुछ भी अमेरिका में पॉजिटिव जीडीपी का एक ट्रेजेक्टरी दिखा, तो इन सेक्टर्स, स्पेशली आईटी की आपने बात जिक्र की, क्योंकि कुछ दिनों से 3 साल का मैं देख रहा था कि निफ्टी का 50% रिटर्न है, वेरस आईटी का 25%, यानी आधा ही रिटर्न आईटी सेक्टर ने दिया है आफ्टर टुडेज राइज। तो इसमें एक मौका दिख रहा है कि वैल्यूएशन रीजनेबल है, आईटी के ग्रोथ भले ही सिंगल डिजिट में दिखे, फिर भी अगर यूएस में ग्रोथ रिकवरी होती है तो आईटी के लिए रुझान अच्छा होता है। तो कुल मिला के मैं समझूंगा कि मार्केट के लिए एक स्वीट स्पॉट आ गया है। और इंडियन अर्निंग्स ग्रोथ की बात करें तो ना ही बहुत तेजी से ग्रो हो रही है, मगर डिसअपॉइंटमेंट भी नहीं है, ओवरऑल एक ट्रेंड लाइन के पास ही चल रही है। और फाइनली डोमेस्टिक सिनेरियो में मानसून की आउटलुक अच्छी चल रही है। तो इतने दिन से जो के शेप रिकवरी की बात हो रही थी, तो शायद वो बॉटम ऑफ द पिरामिड में रिकवरी नहीं दिख रही, शायद वहां पे भी अभी उम्मीद आ गई है कि रूरल डिमांड के साथ बॉटम ऑफ द पिरामिड की कंजम्पशन में भी बढ़त। तो ये सब फैक्टर्स के कारण थोड़ी दिन के लिए मार्केट की चिंताएं दूर हट गई है। और डोमेस्टिक एसआईपी बुक का तो बात देखा आपने, 23,000 करोड़ पार कर दिया, तो वो फ्लोज आ रही है मार्केट को सपोर्ट करने के लिए। तो वही मैं कहूंगा कि थोड़े दिन के लिए शायद ये चिंताएं दूर हो चुकी है। बस थोड़े दिन के लिए चिंताएं दूर हो चुकी हैं। एक सवाल और छोटा सा आपसे सर, जब यूएस में इन्फ्लेशन नंबर आया था 3% से नीचे 2.9% आया, तो पूरी दुनिया में खुशी की लहर दौड़ गई, लेकिन अमेरिकी मार्केट नहीं चले उतना, और पता नहीं क्या इंतजार कर रहे थे उसके बाद वो एक दिन इंतजार करने के बाद चले। ऐसा क्यों हुआ? वो खुश क्यों नहीं हुए? नहीं, खुश है ना, अमेरिकन मार्केट भी दौड़ रही है। क्या सवाल क्या था? उन्होंने एक दिन इंतजार किया कि मैं रिटेल सेल्स के भी नंबर देख लूं या थोड़ा समझ लूं, उसके बाद वो चले। बोला उसी दिन इंस्टेंट रिएक्शन नहीं आया, जबकि 3% से नीचे बहुत बड़ा एक साइकोलॉजिकल था कि नीचे आ गया उससे। तो अभी मतलब मार्केट थोड़ा सा सावधान है। नहीं, वो कारण क्या है ना कि मार्केट ने पहले 4 रेट कट को डिस्काउंट किया था सितंबर टू दिसंबर। अब ये ग्रोथ के नंबर अच्छे आने लगे तो 4 अभी बन गया 3, इसलिए मार्केट को सितंबर में तो रेट कट जारी है, तो उसके बाद और 2 ही का आज, बिकॉज ग्रोथ के नंबर थोड़ी अच्छे आ रहे हैं, चाहे 4 रेट कट ना हो, इसलिए मार्केट में उतना उछाल और उतनी एक हैप्पीनेस नहीं दिखी जितना कि 4 रेट कट अगर आते तो बहुत खुश हो जाता। उसको लगा अगर 3 पे रहता तो ज्यादा कट आते, 50 बेसिस पॉइंट पहले ही झटके में कटता, लेकिन अब यार आधा चौथाई कटेगा, इस वजह से उतना अच्छा रिएक्शन नहीं दिया। दिल मांगे मोर। दलजीत सर, क्या आपकी सारी चिंताएं खत्म हो गई हैं? आप एकदम बेफिक्र हो गए कि सब एवरीथिंग इज फाइन नाउ? नीरज जी, ऐसा नहीं कह सकते कि सब चिंताएं खत्म हो गई हैं। अभी क्योंकि ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड हो गया है, सब कुछ एक साथ जुड़ा हुआ है, तो रिएक्शंस बहुत फास्ट होते हैं। नॉलेज आदान प्रदान बहुत तेजी से होता है, बहुत जल्दी होता है, तो इमीडिएट रिएक्शन हो जाता है। बट उसका मतलब ये नहीं होता है कि बहुत सारी जगहें जो चिंता थी वो चिंता खत्म हो गई है। खास करके अगर हम 1-2 पॉइंट्स पे ध्यान दें तो ये काफी लंबे समय के बाद, मेरे ख्याल से कुछ 3-4 डिकेड के बाद ऐसा हो रहा है कि वर्ल्ड की 2 बड़ी इकोनॉमीज उल्टी दिशा में चल रही है। हम बात कर रहे हैं कि यूएस जो है वो अपने रेट घटाने की बात कर रहा है और जापान जो है वो रेट बढ़ाने की बात कर रहा है। तो इस तरीके का जो सिनेरियो है, ये अभी स्टॉक मार्केट में आई थिंक जो पिछले 20-30 साल में लोग आए हैं उन्होंने ये सिनेरियो को देखा ही नहीं, तो उनको पता ही नहीं है कि इसमें क्या रिएक्शन होना है या क्या होगा। और हमने एक उसका उदाहरण देखा, नी जर्क रिएक्शन हुआ 2 दिन, जब जापान के जो रेट चेंजेस हुए तो उसका इम्पैक्ट पूरे ग्लोबल मार्केट पे कैसा रहा। फिर समझ में आया कि नहीं, कोई बहुत ज्यादा नहीं है, फिर अभी वो थोड़ा पॉज कर रहे हैं। बट ये सब कहने का मतलब ये है कि ये एक बड़ा बदलाव है ग्लोबल इकोनॉमी में,
और इसका इम्पैक्ट आने वाले काफी समय तक दिखेगा। ऐसा बोलना कि अभी एकदम ये चिंता खत्म हो गई, ऐसा नहीं। दूसरी चीज ये जो वैल्यूएशन की बात है, सबसे इम्पोर्टेंट हम लोगों के लिए तो वैल्यूएशन ही है। तो अगर हम देखें कि कोविड के बाद से जितने 3-4 साल जो निकले, हर साल में कुछ ना कुछ उतार चढ़ाव रहा, या तो बहुत ज्यादा रेड सी इशू, या फिर यूक्रेन वॉर, या फिर सब कुछ अच्छा, कमोडिटी प्राइसेस घट गए, तो अर्निंग्स ग्रोथ जो है वो एबनॉर्मल रही। किसी साल में -20%, किसी साल में +30%, 40%। अब पहला साल ये FY25 जो होगा वो पहला साल होगा पिछले 4-5 सालों के बाद जब आपको नॉर्मल अर्निंग्स मिलेंगी, मतलब कि 15%, 18% ग्रोथ की अर्निंग्स मिलेगी। तो उस समय अभी आपने पिछले 3-4 सालों में जो मार्केट का मल्टीपल है वो तो कर दिया 25 टाइम्स, 22 टाइम्स, 20 टाइम्स, क्योंकि ये मान लिया कि भाई अर्निंग्स इस तरीके से ही आती हैं। बट अब जब ये मोमेंटम वापस आपको स्लो डाउन होता हुआ दिखेगा, या नॉर्मलाइज, स्लो डाउन मतलब नॉर्मलाइज हो रहा है, खराब नहीं हो रहा है, बट नॉर्मलाइज हो रहा है, तो फिर आपको ये समझ में आएगा कि हम क्या वैल्यूएशन कहाँ पर दे रहे हैं। तो इसके लिए जो बेसिक रीजंस हैं चिंता के वो तो बने ही हुए, बट क्योंकि इतना बड़ा लिक्विडिटी का गश है और इतना बड़ा हमारे पास अभी भी आज भी कुछ रिपोर्ट्स दें कि बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स में, बहुत सारे पीएमएसएस में कैश अवेलेबल है, 8-10% तक कैश अवेलेबल है। तो इसका मतलब ये है कि वो पैसा किधर जाएगा, वो फिर मार्केट में ही आएगा। तो जो लिक्विडिटी गश है वो इस नियर टर्म उतार चढ़ाव को पकड़ने के लिए काफी है, बट ओवरऑल अल्टीमेटली मीन रिवर्जन तो होगा। दूसरी चीज हमें ये भी समझनी चाहिए कि मार्केट वन डायरेक्शन में पिछले कई समय से चल रहा है, तो करेक्शन तो एक ड्यू है। आज की डेट में बहुत सारे लोगों को नर्वसनेस है, स्मॉल एंड मिड कैप में करेक्शन नहीं आ रहा है, बट ऐसा कोई स्मॉल एंड मिड कैप में ही आएगा तो लार्ज में नहीं आएगा, ऐसा तो नहीं होगा। जब होगा तो वो पूरी मार्केट में एक साथ करेक्शन आएगा, और वो थोड़ा अगर आगे हमें बढ़ना है, करेक्शन का मतलब ये नहीं होता है कि खराब हो गया मार्केट। करेक्शन इनफैक्ट बहुत जरूरी है मार्केट के लिए, क्योंकि आप फिर थम के जब अगली बार चलेंगे तो और बढ़िया चलेंगे। तो आगे 3 साल का व्यू अगर आप बोलेंगे, 2 साल का व्यू बोलेंगे, तो हम कहेंगे बहुत अच्छा है, अपने को कोई इशू नहीं है, कोई टेंशन ही नहीं। 1-2 महीने, 4 महीने की बात करेंगे तो बीच में कुछ भी उतार चढ़ाव आएंगे, और इनफैक्ट हम जैसे एसेट मैनेजर्स के लिए तो वो एक अपॉर्चुनिटी होगी कि आपको जो भी कैश पड़ा हुआ है उसको अच्छा यूटिलाइज करने का मौका मिले। दलजीत सर, 4 चीज़ें हैं इस समय। एक हिंडनबर्ग वाला मामला था, एक यूएस रेट कट का, येन कैरी और जियोपॉलिटिकल। अभी मेरे को टिक मार्क लगाना है कौन। अब हिंडनबर्ग का मामला खत्म, अभी कोई टेंशन नहीं उसकी, ओवर हो गया ना वो। नहीं, चलो हिंडनबर्ग। सुनील सर, आपको भी लगता है हिंडनबर्ग का कोई इशू नहीं है? नहीं, कोई इशू नहीं। ओके। कोई इशू नहीं, खत्म हो गया। और यूएस रेट कट लगभग तय है कि सितंबर में पहला कट आएगा, है ना? आप दोनों लोगों को ऐसा लगता है कि सितंबर में आएगा। येन कैरी भी जेपी मॉर्गन कह रहे हैं कि खत्म हो गया लगभग, मान लो अभी तो मान ले कि येन कैरी का इशू खत्म। कौन सा इशू? येन कैरी, जापान वाला। येन कैरी जापान ट्रेड, वाला इशू, हाँ ओके। देखिए खत्म हो गया। हाँ जी, बिकॉज जापान वाला इशू था ऑलरेडी, जो कैरी ट्रेड किया था उसका अनवाइंडिंग की बात थी। हाँ, अनवाइंडिंग वाली। तो जेपी मॉर्गन ये कह रहे हैं कि 75% अनवाइंडिंग हो गई। हाँ हो गई, वही मैं कह रहा हूँ। तो इसलिए अभी फ्रेश पोजीशंस बिल्डअप होके उसके बाद ही चिंता आ सकती है। जियोपॉलिटिकल इशू है अभी कि खत्म? अरे जियोपॉलिटिकल तो खत्म नहीं होगा ना, जियोपॉलिटिकल तो जारी रहेगी। ओके। अब मैं जाता हूँ जसप्रीत जी के पास। मैंने कहा पहले टिक मार्क लगवा लेता हूँ किधर किधर। जसप्रीत सर, शुक्रवार की तेजी देखकर आपने अपने क्लाइंट्स को आप मंडे मॉर्निंग के लिए क्या नोट लिखेंगे, बताइए। सर मतलब एक दिन की तेजी या मंदी देख के एक्साइटमेंट या मायूस चेहरा तो नहीं रखते, बट हाँ डेफिनेटली वीकेंड अच्छा गुजरेगा वो जरूर आप बोल सकते हैं कि एटलीस्ट मंडे मॉर्निंग, यू नो, बिटवीन नाउ एंड मंडे मॉर्निंग you'll have a good weekend for all the investors. But just carrying on जो previously आप पूछ रहे थे, तो between you know जो various events आपने बोले, clearly सर उसमें geopolitical तो बहुत बड़ा event है, वो इतना जल्दी रुकने वाला नहीं है। I've been listening to some of these geopolitical experts over the last few weeks and months, और ये पोस्ट कोविड बहुत ज्यादा हुआ है। अगर आप देखेंगे द वॉर्स ग्लोबली, वॉर सो कॉल्ड, चाहे वो इंडिया इंक्लूडिंग हो, राइट, विद पाकिस्तान, विद चाइना, और ग्लोबली यूएस, रशिया, एंड नाउ यू नो व्हाट्स हैपनिंग इन मिडिल ईस्ट,
ये अब कंटिन्यूस रहेगा ऐसा लग रहा है, राइट, अकॉर्डिंग टू ग्लोबल एक्सपर्ट्स. सो वी शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर more geopolitical events affecting the Indian markets and economy on a regular basis. तो ये and उसका impact obviously जहाँ crude related है, यहाँ जहाँ पे embargo है या जिसके export import relations हैं, अभी बांग्लादेश में हुआ तो अगले दिन ही हर किसी का रिपोर्ट आ गया कि हमारा बांग्लादेश के साथ क्या ट्रेड रिलेशंस है, राइट. ऑल एफएमसीजी कंपनीज, द लगेज वेयर्स, बिकॉज लगेज कंपनीज अपना वहाँ पे आउटसोर्सिंग यूनिट्स रखती हैं. तो ठीक है, वो सिविल सिचुएशन है, दैट्स अ डोमेस्टिक सिचुएशन. ऑल सच थिंग्स जहाँ पे एक डोमिनेंट टायरेंट स्ट्रोक किंगडम है, उसके अंदर का अनरेस्ट बोल लीजिए या इंटर कंट्री रिलेशनशिप्स गोइंग फॉर अ टॉस, दिस जियोपॉलिटिकल इवेंट्स बहुत बड़े इट विल बी देयर एवरी मंथ, एवरी क्वार्टर. So that's our number one watch. And so just on a lighter note, ये येन कैरी ट्रेड पिछले 2 वीक से पहले तो कोई बात भी नहीं कर रहा था सर. मतलब 1 मंथ बैक, 3 मंथ्स बैक सडनली येन कैरी ट्रेड आ गया. सडनली द बिग ब्रोकरेज हाउस सेज कि 70-80% हो गया. बट सर किसी ने ये तो नहीं बोला था ना ये एक बड़ा इवेंट है. अगर किसी ने बोला ही नहीं इवेंट है तो अब सडनली ये अनुमान कैसे लगाया जा रहा है कि हाँ 70-80% हो गया, खत्म, उतना ही बचा है. That I couldn't digest frankly, and with due respect to everyone. But unrelated events रहेंगे सर. मतलब वो sorry, I'm just digressing a bit. But coming back to your original question, we are just there and trying to tell investors 11% return in 6 months in Nifty, 26% return in 1 year in Nifty, and multi-cap PMSs, multi-cap approach like us, like Equintis Research Ranking, and many such fund managers. उसमें obviously we try to give alpha. वो steady state over a period of time 15-16% Nifty compounding year after year, and 20-25-30% in that range depending on risk appetite over a period, वो बना रहना चाहिए हर साल. Maybe the next 1 year will be not as easy as it was the last 1 year, and more volatile than the last one. ओके खैर ये वाले इश्यूज तो रहेंगे अभी. जसवीर सर एक सवाल और, हम लोग जब भी मार्केट में बात करते हैं ना तो अब तो चूंकि सुनील सर फंड में है नहीं इसलिए मैं कह सकता हूँ कि सारे फंड मैनेजर ना बहुत चिंता करते रहते थे कि स्मॉल कैप और मिड कैप बहुत महंगे हैं और अब लिक्विडिटी आई जा रही है. लेकिन उनकी अर्निंग्स भी थी, 25-30% की अर्निंग ग्रोथ थी, तो इसलिए वो अपने आप को जस्टिफाई करते थे हर क्वार्टर के बाद. बड़े वाले स्टॉक्स में पता नहीं ग्रोथ थी नहीं थी, जो भी है. अब एक थ्योरी ये निकल के आ रही है, लोग कह रहे हैं ऐसा कि मार्जिन एक्सपेंशन अब नहीं होगा शायद, और जिस तरह की अब तक हमने देखी. अब रेवेन्यू ग्रोथ भले होगी लेकिन मार्जिन उस तरह एक्सपेंड होगा, इसलिए स्टॉक का चलना थोड़ा मुश्किल है. आपका क्या व्यू है? नहीं, ये मतलब यू आर एब्सोल्युटली राइट, एंड बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने रेज किया है कि अभी तक जो ड्राइवर्स ऑफ अर्निंग्स ग्रोथ थे वो डोमिनेंटली मार्जिन्स अपटिक था, मार्जिन सरप्राइज था. रेवेन्यू ग्रोथ था बट उसमें ले दे के मतलब 10-15-20% ही की रेंज में आप YOY ग्रोथ कर सकते हैं, राइट. एंड लास्ट क्वार्टर सो फार जो रिजल्ट्स आए हैं, राइट, अगर आप BFSI हटा दें तो रेवेन्यू एंड दिस आई एम सेइंग लेट्स से BSE 500 एक्सक्लूडिंग BFSI, तो रेवेन्यू ग्रोथ 6-7% की रही है. बट इफ यू लुक एट द प्रॉफिट ग्रोथ इट इज इनफैक्ट नेगेटिव, वो -10-12% है. अगेन रिजल्ट सो फार BSE 500 एक्सक्लूडिंग BFSI जोड़ देंगे तो ऑब्वियसली जो रेवेन्यू ग्रोथ है 6% वो 9% हो जाएगा, और जो प्रॉफिट डिक्लाइन है -12 वो विल बी मोर लाइक +9%. बट यू आर राइट, मार्जिन सरप्राइज की गुंजाइश बहुत कम है. ऑलरेडी कॉर्पोरेट इंडिया ने जूस अप कर लिया है द एंटायर ऑपरेटिंग लेवरेज, एंड द कॉस्ट प्रेशर्स आर राइजिंग एवरी डे. सो क्लियरली रेवेन्यू ग्रोथ बहुत बड़ा पैरामीटर बन जाएगा गोइंग फॉरवर्ड, एंड उसके अंदर वॉल्यूम ग्रोथ, SSG ग्रोथ, दैट अगेन बिकम्स इंपॉर्टेंट पॉइंट. एंड पिछले क्वार्टर भी काफी जगह डिसअपॉइंटमेंट्स देखने को मिली. ओके दलजी सर, इस पर आपका भी राय चाहिए मुझे. तो नीरज जी, मैंने पिछले सेगमेंट में ही ये बात किया कि जो एबनॉर्मल अर्निंग्स का ग्रोथ का पीरियड था वो खत्म हो गया. अभी हम नॉर्मलाइज्ड अर्निंग की ग्रोथ की बात करेंगे, तो वो वही इसी थॉट प्रोसेस से ही आ रहा है कि जो आपको कभी तो कमोडिटी के घटने का बेनिफिट मिला, कभी आपको लॉजिस्टिक्स का बेनिफिट मिला, कभी आपने जो है ट्रैवल कम करना पड़ा, उसकी वजह से आपको फायदा मिल गया, या इन्वेंट्री का फायदा मिल गया. ये सब बेनिफिट अभी खत्म होते जाएगा. तो जो कॉस्ट कटिंग का बेनिफिट था वो आप ले चुके,
जो रॉ मटेरियल का बेनिफिट मिलना था वो मिल चुका। इनफैक्ट अभी उल्टा चलने लगा है, क्योंकि बहुत सारी जगह पे जिनका खास करके इम्पोर्टेड मटेरियल है, तो उनको पता है कि किस तरीके से रेड सी की वजह से कॉस्ट बढ़ती जा रही है। जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं उनको भी पता है कि उनका कॉस्ट कितना बढ़ रहा है। तो अब जो मार्जिन लीवर्स हैं वो बहुत कम हो गए हैं। अब आपका डिपेंडेंसी दो तरीके से आएगी, एक तो कि आपका टॉप लाइन बढ़ना चाहिए, दूसरा जिनका रेवेन्यू अगर रूरल एरिया से आता है तो हमें लगता है कि वहाँ थोड़ा पॉजिटिव अभी आने की संभावना है, क्योंकि वहाँ 3-4 साल से नहीं चला था। अभी मानसून भी अच्छा है, गवर्नमेंट का इम्पीटस भी है, और जो ये स्टेट्स में होड़ लगी हुई है कि 5,000 रुपए दे दो, 10,000 रुपए दे दो, 6,000 रुपए दे दो किसी भी नाम की स्कीम के, तो वो जो पैसा जो है अल्टीमेटली कहीं ना कहीं कुछ कंजम्पशन को ग्रोथ देगा, और वो बेनिफिट हमारी कंपनियों को मिलेगा। तो रूरल एक अच्छा बड़ा सेगमेंट अभी हमें लगता है कि एक मदर थीम हो गया रूरल, बट उसमें विद इन दैट बहुत सारे सब सेगमेंट्स हैं जहां पर आपको काफी अच्छा ग्रोथ पोटेंशियल दिखेगा। तो रेवेन्यू बढ़ाने के तरीके ढूंढने पड़ेंगे। मार्जिन आई थिंक अभी जो है वो पीक की तरफ हो गया है, या बहुत कम लीवर्स है। ओके, तो मार्केट शेयर गेन करने की कोशिश होगी, इसमें प्राइस कट भी एक टूल होता है। खैर हम लोग देखेंगे आगे कैसे होगा। सुनील सर, एक क्वेश्चन है, हमने हिस्टोरिकली अगर हम लोग देखें किसी भी टाइम फ्रेम का 4 साल उठाओ अगर आप, तो 12-15% की ग्रोथ इंडेक्स में मिलती है। अगर किसी एक साल में 50-60-70% की हो जाए तो फिर अगले 2 साल वो ठंडा रहता है, क्योंकि एवरेज आउट होकर 12-14% ही बनना है उसको। तो अगर आप अपने इंडेक्स को लास्ट ईयर अक्टूबर 2023 से एक्चुअली सही में तेजी शुरू हुई थी, और अब हम पूरा एक सर्कल पूरा करके 1 साल के करीब पहुंच गए। क्या ये सोच ठीक होगी कि नेक्स्ट 1 ईयर 2 ईयर आप भूल जाइए, 10-12% से ज़्यादा की ग्रोथ नहीं हो सकती, क्योंकि वो एवरेज आउट होने के लिए हर साल 30-30% की ग्रोथ इंडेक्स में नहीं हो सकती? ठीक है, क्या आप जो कह रहे हैं हिस्टोरिकली वो सही है, मगर अब माहौल में डिफरेंस क्या मैं बताऊं आपको कि ये डोमेस्टिक फ्लोस की बात जो है, जो हर वक्त बढ़ती जा रही है, और बैंक डिपॉजिट से शेयर आपको म्यूचुअल फंड, पीएमएस, इंश्योरेंस ऐसी सेक्टर में शिफ्ट हो रहा है। बहुत बड़ी लिक्विडिटी, कस्टमर की जो हाथ में लिक्विडिटी है उसमें जो शिफ्ट हो रहा है ना, वो एक बहुत नई चीज है जो सालों से नहीं था। अब देखिए 2010 की बात देखें तो म्यूचुअल फंड एसेट्स एज अ परसेंटेज ऑफ बैंक डिपॉजिट 13-14% के लेवल पे थे। आज वो 30% के करीब है, 29-30%, यानी दुगने से ज्यादा। अब ये फ्लो ऑफ लिक्विडिटी जो आता है ना, तो क्या होता है, मैं इनफैक्ट इसका आंसर में प्रीवियस जो मेरे दोनों दोस्तों ने रिप्लाई दिया था उससे मैं कहूंगा एक बात कि यस, अभी मार्जिन एक्सपेंशन नहीं हो रही है, राइट, बट ये सोचिए कि जो फंडामेंटली उन्होंने कहा वो एक फंड मैनेजर की सोच वो सही है। प्रॉब्लम आज फंड मैनेजर के पास क्या है कि रिटेल पैसा आ रहा है, तो जितना भी फंडामेंटल सोच है वो उसको इंप्लीमेंट करने के लिए उनके पास चॉइस नहीं है आज। तो दो चीजें हो रही हैं इसमें नीरज जी। एक हो रहा है कि पहले 1 साल, 1.5 साल, 2 साल की अर्निंग्स आउटलुक को डिस्काउंट करके निवेश करते थे, आज वो 3, 5, 4 साल को डिस्काउंट कर रहे। तो भले ही इमीडिएटली मार्जिन प्रेशर हो, वो सोच रहे कि क्या 4 साल में वो रिवर्सन नहीं होगा वापस, एक डाउनवर्ड मीन रिवर्सन, एक अपवर्ड। तो क्योंकि लिक्विडिटी है, कहीं पे डिप्लॉय करना है, कैश रखने का 5-10% से ज्यादा किसी को अनुमति नहीं है। शायद पीएमएस वाले वापस पैसा लौटा सकते हैं, मगर म्यूचुअल फंड वाले बिल्कुल नहीं लौटा सकते, क्योंकि पहले था कि डिविडेंड के तौर आप एक्सेस कैश को रिटर्न करें इन्वेस्टर को। आज डिविडेंड बहुत टैक्स इनएफिशिएंट ऑप्शन है, क्योंकि टीडीएस भी पकड़ जाते हैं, इन्वेस्टर के हाथ में टैक्स भी लगता है। तो कोई भी म्यूचुअल फंड हाउस बड़े तौर पर डिविडेंड देकर वो एक्सेस कैश को रीडिप्लॉय नहीं कर सकती। तो एक चॉइस हो रहा है कि वो यही देख रहे हैं कि आउटलुक साल, 1.5 साल से हर स्टॉक, हर सेक्टर का 4 साल में अगर उनको रीजनेबल लग रहा है तो उसी में ज्यादा डाल रहे हैं, एक बात। दूसरी बात यह है कि सेक्टर रोटेशन, अभी देखिए मैं देख रहा था 3 साल में निफ्टी ने 50% रिटर्न दिया है एब्सोल्यूट टर्म्स में, मगर बैंकिंग ने दिया है ओनली 10% लेस 38, आईटी ने दिया है 25। तो जो अभी तक नहीं चला उनके पास चॉइस नहीं है कि उसके ऊपर दाव लगा दे। तो एक सेक्टर रोटेशन आके इस लिक्विडिटी को ऑब्जॉर्ब करेगी। तो ऐसी हालत में आप जो निफ्टी की बात कर रहे हैं, तो निफ्टी में क्या होगा कि एक सेक्टर जो नहीं चली अभी वो चलेगी, तो ऑटोमेटिकली आपका एवरेज रिटर्न इंडेक्स का बढ़ सकता है। तो मेरे ख्याल में जो आप हिस्टोरिकली ट्रेंड बता रहे हैं कि
इतने सालों से चला तो उसके बाद करेक्शन होगा ताकि एवरेज 10-12% आए, वो शायद अगले साल 1.5 साल तक नहीं होगा, क्योंकि ये रिटेल का लिक्विडिटी जो भरपूर आ रहा है। और ये भी बात मान लीजिए, एक है एसआईपी बुक के जरिए जो म्यूचुअल फंड मैनेजर के हाथ पर है, और दूसरा जो डायरेक्ट इक्विटी निवेशक भी स्टॉक मार्केट में लगा रहे हैं, उसके कारण भी वैल्यूएशन बढ़ रहे हैं ना। तो अनलेस एक बहुत बड़ा झटका आके एक नॉन मार्केट रिलेटेड इवेंट, जो चाहे वो जियोपॉलिटिकल हो या कैरी ट्रेड की तरह हो, कुछ और चीज आके एक भयंकर करेक्शन आ जाए, तो दो चीज होगी, एक वैल्यूएशन गिर जाएंगे, मगर दूसरी बात शायद रिटेल डर के अगर बाहर निकला, तभी इससे आप एक बैक मीन रिवर्जन टू द लॉन्ग टर्म देख सकते हैं। अगर वो नहीं हुआ, अगर स्थिति संतुलन में ऐसे ही रही कि जियोपॉलिटिकल थोड़ी बहुत आए, सब करे, कुछ कुछ शॉक्स आए, तो मेरे ख्याल में शायद ये 10-12 आपको 15-16 तक भी सेटल हो सकता है इस टाइम फ्रेम में। ये ऐसा एक मौका है। और इसका कारण और एक चीज मैं बताऊं कि ये सब चीजों में मैं किसी ने बताया था कि रूरल डिमांड की बात वो अभी तक नहीं चली, उसके अलावा प्राइवेट कैपेक्स अभी तक नहीं चली है। अगर ये रूरल डिमांड के कारण कंजम्पशन बढ़ता है, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन बढ़ती है, तो जरूर प्राइवेट कैपेक्स अगर जोर से बढ़ी तो आप देख लिए कौन लेंड करेगा, पीएसयू बैंक्स और कॉर्पोरेट बैंक्स ही लेंड करेंगे, तो ये मार्जिन प्रेशर हट जाएगी, क्योंकि कॉर्पोरेट लेंडिंग में उतना मार्जिन प्रेशर नहीं होता है, क्योंकि 500 करोड़ 1000 करोड़ के लोन में उतना कंपटीशन नहीं होता, इतना कि मारामारी होती है हाउसिंग लोन और पर्सनल लोन सेगमेंट में। तो अगर प्राइवेट कॉर्पोरेट कैपेक्स में एक रिवाइवल साफ दिखा, तो वहां पे एक जो सेक्टर्स नहीं चली, वहां वो अब्जॉर्प्शन भी हो सकता है। तो मेरे ख्याल में इमीडिएटली जंपिंग के 10-12% एवरेज आने के लिए अभी मार्केट करेक्ट होगा। ये इमीडिएट फ्यूचर में मेरे को नहीं लग रहा है, प्रॉब्ली कुछ दिन के लिए ये चलता रहेगा एज लॉन्ग एज लिक्विडिटी जारी रहती है। और अब स्थिति ये है कि 30,000 करोड़ एफआईएस ने बाहर निकाला और इस नए माहौल में वापस आ गए, तो और भी वो सपोर्ट आ जाएगी। तो इसलिए मैं तो थोड़ी जल्दी हम ये डिसीजन नहीं ले सकते कि मीन रिवर्जन होगा, तो मीन रिवर्जन नहीं होगा। और 4 साल के ब्लॉक वाली थ्योरी फिलहाल के लिए फेल है, और सुनील सर के मुंह में घी शक्कर। ऐसे ही 30% रिटर्न हर साल बने, क्या दिक्कत है हमें, हम तो चाहते हैं सब। अब आते हैं सर बैंकिंग सेक्टर पे। बैंकिंग सेक्टर में अभी जिक्र आपने किया ना, तो इसलिए उसको ले जाते हैं बीच में। एक बहुत पिकुलियर सिचुएशन में मैं आप लोगों के सामने पहले एक सिचुएशन पेंट करता हूँ। 4 तरीके की समस्याएं बैंकिंग सेक्टर में है, मतलब 4 विचित्र स्थितियां बनी हैं। एक तो ये कि उनकी डिपॉजिट ग्रोथ कम हो रही, इसकी बहुत चिंता रेगुलेटर से लेकर के बैंक और एनालिस्ट तक कर रहे हैं। दूसरा ये हुआ कि जो क्रेडिट ग्रोथ ना, वो घटने की आशंका है उनको लगता है कि वो सस्टेन नहीं कर सकते, क्योंकि वैसे भी आप देखिए नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ के बराबर ही होनी चाहिए। अभी भी वो 15% के आसपास है, अगर तो वो नीचे आएगी। तीसरी समस्या है कि जो कॉस्ट ऑफ फंड है वो बढ़ रही है बैंकों की। अब डिपॉजिट नहीं आएगा तो आपको बढ़ाना ही पड़ेगा, तो मार्जिन प्रेशर भी आ रहा है। अब ये सिनेरियो जो बना है, इसमें आप देखो नंबर्स के हिसाब से अभी डिपॉजिट ग्रोथ जो है, मैं तो FY24 का आंकड़ा दे रहा हूँ 11-12% का। करंट फोर्टनाइट का आप देखेंगे तो इससे भी नीचे है, लेकिन जो कि वो हाई फ्रिक्वेंसी डेटा, इसलिए हमने कहा सेटल डेटा लेना चाहिए। और क्रेडिट ग्रोथ अभी भी 15-16% के आसपास बनी, तो इसके बीच में कहीं जिसको कहते हैं ना हिंदी में मांडवाली होनी पड़ेगी। डोमेस्टिक सेविंग अगर आप देखें तो बहुत नीचे, लाइफ लो पे चल रही, मतलब 40-50 साल के लोस पे है। इस वक्त जो है 18% के आसपास ही होनी चाहिए। FY23 के डेटा, लेटेस्ट डेटा 0.1-0.2% मैक्सिमम, इससे ज़्यादा हो सकता है अगर थोड़ी सी इंप्रूव हुई होगी। अगर रियल एस्टेट में लोग कम लोन ले रहे हैं और इधर जाएंगे तो थोड़ी शायद डोमेस्टिक बढ़ेगी। और ये डोमेस्टिक पूरी ग्रॉस सेविंग का 60% होती है, इसलिए इसका इंपॉर्टेंस बहुत है। और यही प्रेशर बैंकों के ऊपर हमको देखने को मिल रहा है। फूड इन्फ्लेशन अभी भी बहुत ऊपर है। अभी लेटेस्ट आंकड़ा देख के कुछ लोग बहुत खुश होंगे कि 5.2% पर आ गए जुलाई में, बट दरअसल वो हाई बेस के कारण है। अगर उस बेस को आप एडजस्ट करें तो अभी भी बहुत ऊपर है फूड इन्फ्लेशन। अब इस कॉन्टेक्स्ट में बैंकों के सामने, जसप्रीत सर, बहुत बड़ी समस्या है। एक पंजाब नेशनल बैंक का उदाहरण देखिए आप, उन्होंने करीब 600-625 करोड़ तो खाली अकाउंट मैनेजमेंट से कमा लिए। आप सोच न देख रहे कैसी बैंकिंग चल रही है इस देश में, कि आप अकाउंट जीरो बैलेंस अकाउंट नहीं रखेंगे तो उस पर चार्ज लगे, उससे 625 करोड़ की उनकी कमाई हुई है।
तो मुझे लगता है कि बैंकों में एक बहुत बड़े रिस्ट्रक्चरिंग या बहुत बड़ी नई सोच की ज़रूरत पड़ेगी क्या, या जो इस परेशानी से गुजरने वाले हैं, ये लोग गुजर रहे रादर, ये एक बड़ी समस्या खड़ी होने, इसलिए बैंक चल नहीं रहा है। 20% अंडर्स तो रहेगा ही रहेगा वो। जसप्रीत जी। नहीं यार नीरज जी, ब्रॉडली आपने वो सारे पॉइंट्स बहुत सही 1 2 3 करके एक्सप्लेन किए। द issue with low deposits and high lending growth rates, and वो एक्चुअली 1-2 महीने की बात नहीं, काफी टाइम से चल रहा है। एंड चाहे उसको रीजन आप बोल लीजिए कि जो नया पैसा है जो लास्ट 2-3 इयर्स का है वो कैपिटल मार्केट को जा रहा है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, इंश्योरेंस, रियल एस्टेट, राइट। मतलब नेट पीपल आर नॉट पुटिंग मनी इनटू बैंक्स, राइट। एंड वो स्टार्वेशन तो है ही है डेफिनेटली, एंड देयरफॉर वो सीडी रेशियो खराब हो रहा है। एंड पैरेलली ये आरबीआई की जो जो उन्होंने जो काफी टाइट करके रखा हुआ है, एंड उसके चक्कर में द बिगेस्ट बैंक्स या बिगेस्ट एनबीएफसीज आप ले लीजिए, चाहे अगेन डिस्क्लेमर्स, नो रिकमेंडेशन, चाहे वो बजाज फाइनेंस हो, चाहे कोटक हो, बैंक ऑफ बड़ौदा, एक्सिस बैंक, राइट, ऑन दी बिग नेम्स, या मिडिल लेवल पे आईएफएल फाइनेंस के साथ रिसेंटली हुआ, या लाइक फिनटेक्स और पेटीएम, दैट आल्सो इज पुटिंग अ बिग अमाउंट ऑफ स्केयर इन इन्वेस्टर्स माइंड कि वो मल्टीपल को बहुत ज्यादा डाउनग्रेड कर रहा है, एंड इट्स नॉट allowing it to go up at all. And you look at the best names like Bajaj Finance, or even tier 2 names, multiples have got downgraded in the last 12-15 months by 10 to 20%. And uska kafi impact aaya hai ki that share prices are either minus 10% or 0 or plus 10% in the last 1 year. And agar Nifty 26% chal raha hai, to therefore ye sare underperform. So I think all these things put together, and names are getting largely flat or declining trajectory पे already आ गई। अभी cost of funds ऊपर जाएगा तो शायद और बड़ी दिक्कत आएगी। तो put everything together, I think you're right. Banks will have to find new ways to नए उन्होंने को ढूंढना पड़ेगा how to have a base on which they can grow continuously year on year, and जहाँ पे ये समस्या कम रहे, both in terms of RBI उनको कल को कुछ किसी चीज पे पेनल्टी ना लगाए, as well as the deposit rates being at least at par with the loan growth rates, if not higher. There will be a lot of struggle, and that largest name is also struggling big time over. We've been largely, just to as a information, we've been largely underweight this space for the last 2 years now. Again, 35, 40, 42% in that range of BFSI ka raha hai, we've been in the range of 20 to 25%. So in our overall portfolio, so clearly वो so-called हम थोड़ा सा बचे हुए हैं उसमें से, and that has helped us a big time. Okay, देखिए HDFC बैंक का उदाहरण लेते हैं, सिर्फ उदाहरण के लिए है, इसको किसी समय बहुत ही अच्छा बैंक है, इसमें कोई शक नहीं, सबसे बड़ा वेल्थ क्रिएटर है मार्केट का। लेकिन उसमें मूवमेंट कब आता है? जब MSCI रीबैलेंसिंग की खबर आती है। ये बिजनेस ग्रोथ नहीं है, एडमिनिस्ट्रेड ग्रोथ है। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है बैंकों के सामने। सारे लार्ज बैंक को आप देखिए अब नहीं ग्रो कर रहे हैं वो प्राइस, क्योंकि उनका बिजनेस वैसा ग्रो नहीं कर रहा है। अब सुनील जी कह रहे हैं कि पैसा तो मार्केट में ही जाता रहेगा, इधर लिक्विडिटी, तो दलजीत जी कासा कैसे बढ़ेगा बताओ? आप 2% पे मैं क्यों दूंगा आपको अपना पैसा? मैं इधर सुनील जी के पास दूंगा ना जिधर ज़्यादा मिल रहा है। कासा क्यों बढ़ेगा अगर मार्केट में पैसा जा रहा है तो? बिल्कुल सही बात है नीरज जी। इनफैक्ट बैंकिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट समझने वाली बात है। अगेन एक बहुत लॉन्ग टर्म अगर हम एनालिसिस करें पुराने हिस्टोरिकल, तो हमारे एज अ सोसाइटी वी आर चेंजिंग फ्रॉम सेविंग सोसाइटी टू कंजम्पशन सोसाइटी। आप देखिए कि एक जमाने में हमारा 33-35% ऑफ सेविंग रेट हमारा 35% होता है, जो अभी घट करके 18-20% के ऊपर आ गया। तो जब हमारा अगर इतने ज्यादा पॉपुलेशन सिर्फ खर्चा करने पे रहेगी, सेविंग नहीं करेगी, तो ऑब्वियसली वो एक पूल कम हो रहा है, और वही पूल जो है वो या तो बैंक में जाता था या अभी और दूसरे ऑल्टरनेटिव्स में जाएगा। तो वहाँ एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट तो वहाँ है कि आपके पास जो अवेलेबल पूल था वही कम हो रहा है। तो अब आपके पास दूसरे तरीके क्या है कि आप कहीं और फीस इनकम से कुछ एफिशिएंसी से पैसा कमाएं। कल मैं एक एनबीएफसी की
मैनेजमेंट मीटिंग में था, तो उनका बहुत क्लियर एमडी का ये शब्द थे कि अगले 3-6 महीने में अगर आरबीआई ने रेट कट नहीं करे तो हम लोगों के लिए सस्टेन करना भी मुश्किल है। तो ये जो मार पड़ रही है, कॉस्ट ऑफ फंड्स ऊपर होते जा रहा है और यील्ड के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं, या यील्ड जो है वो बढ़ाने का मौका नहीं है, एक लिमिट तक ही आप अपना रेट बढ़ा सकते हो, तो वो जो स्क्वीज है वो बैंकों के लिए काफी भारी पड़ने वाला है और भारी पड़ रहा है। दूसरी चीज हमें ये समझनी है कि ये जो डेज ऑफ वेरी हाई नेट इंटरेस्ट मार्जिन, दे विल डेफिनेटली गेट ओवर। तो वो हम इंटरनेशनली भी ऐसा ही हुआ, शुरू होते हैं बहुत ऊपर नंबर से, फिर धीरे धीरे करके वो घटना शुरू होता है। तो हम एक नॉर्म बन जाएगा कि जैसे हमने बाकी मैन्युफैक्चरिंग में देखा 30% EBITDA मार्जिन एक टाइम पे नॉर्मल था, फिर वो 20% पे आ गया। इसी तरीके से ये जो बैंकों का निम्स है ये भी एक उसी डाउनवर्ड ट्रेजेक्टरी पे रहेगा, and it will be made up by all these other non-interest incomes through various types of fees and etc. आप देखते हो, बहुत सिंपल एग्जांपल है, फॉरेन बैंक्स में जाओ और अपने इंडियन बैंक्स में देखो तो आपको पता चल जाता है कितना डिफरेंस है, किस किस सर्विस का वो क्या क्या पैसा लेते हैं। तो एज अ कंज्यूमर हमारे लिए अच्छा नहीं है, बट अगर बैंक को आगे बढ़ना है तो उनके लिए वो जरूरी है। तो ये जो बहुत बड़े बदलाव होंगे, और दूसरा जो सबसे और बड़ा एक बदलाव आएगा कि पिछले 5-6 साल से कॉर्पोरेट जो लोन ग्रोथ हुई नहीं है, तो ये सारे बैंकों ने क्या किया कि रिटेल की तरफ ध्यान दिया। सब लोग रिटेल की मारामारी में लगे हुए, रिटेल को ही लोन देने में लगे हुए हैं, हाउसिंग लोन हो या पर्सनल लोन हो या जो भी। अब वहां, और वो अच्छा चल रहा था, सब पैसा वापिस आ रहा था। पहली दफा ऐसा हो रहा है, पिछले 1-2 क्वार्टर से देख रहे हैं कि स्ट्रेस बिल्ड हो रहा है रिटेल में। आरबीआई बार बार बोलता जा रहा है, अभी तक बहुत सारे बैंकों ने बताया नहीं है, बहुत सारे बैंकों ने दिखाया नहीं है, बट ये अल्टीमेटली क्रेडिट कॉस्ट में दिखने वाला है। तो जो आपका रिटेल का जो अभी तक ये सब भूल के बैठे थे कि रिटेल में कभी किसी तरीके का कोई इश्यू आएगा, वो अल्टीमेटली इश्यू कहीं दिखेगा। हमने एमएफआई में इस बार के नंबर में देखा जी, वहां पे एक आपने नोट किया होगा कि एक एक बोरोवर के पास एक्चुअली 4 जगह से लोन है, 5 जगह से लोन है। तो एक जगह से लोन नहीं है, 5 लोगों से लोन, तो लिया तो 1-1 लाख लोन है, बट 5 लोगों से लिया, तो उसकी कैपेबिलिटी तो 2 लाख देने की थी, वो 5 लाख ऑलरेडी लोन में है। तो ये सब आपको आने वाले समय में दिखाई देगा। तो इसके लिए आई थिंक मार्केट को ये सब चीजों का अंदाजा है, इसीलिए ये जो सेक्टर है वो भले ही कितना भी लुक्रेटिव दिख रहा है, कितना भी वैल्यूएशन वाइज कंफर्टेबल दिख रहा है, बट उसमें आप देख रहे हो कि बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं आ रहा है, बहुत ज्यादा मूवमेंट नहीं आ रहा है, बिकॉज सब लोगों को ये समझ आ रहा है कि इसमें अभी हेडविंड्स काफी सारे हैं। तो मुझे लगता है कि अभी इसमें अंडरवेट रहना ही समझदारी होगी। आने वाले समय में जैसे जैसे कुछ इम्प्रूवमेंट आएंगे, कुछ अगर ये डिजिटल वगैरह का बेनिफिट लेके एफिशिएंसीज के साथ कुछ कर पाएंगे, और फिर उसमें जो बेटर ऑफ द लॉट होगा वो अपने आप सामने आएगा। तो राइट, आपको अभी एक ब्रॉड कॉल नहीं ले सकते कि सभी बैंक ऐसे हैं, कुछ उसमें जो बेटर ऑफ द लॉट होगा वो सामने अपने आप आएगा, तब लेंगे। रिटेल लोन और ये जो कंजम्पशन लोन बहुत बांटा ना, इसको लेकर के चिंता भी है। इवन बिहार और यूपी में एमएफआईज को बोला गया है गो स्लो, एकदम स्ट्रिक्टली बोला गया है गो स्लो, क्योंकि दिक्कत आ सकती है वहाँ पे। सुनील सर, मेरा सवाल ये है कि अगर जैसे एनआईएम दुनिया में सबसे ज़्यादा कमा रहे हैं अपने बैंक, अब इनको नए वेज ढूंढने पड़ेंगे कमाने। हमने अभी पीएनबी को उदाहरण दिया कि उसने 633 करोड़ रुपए खाली इस बात से कमाए। तो एनआईएम में रीमॉडलिंग चाहिए। अगर डिपॉजिट ग्रोथ का चैलेंज ऐसे बना रहेगा तो कुछ समय बाद ये एनबीएफसी टाइप के हमको दिखने लगेंगे कि धंधा तो वैसे ही चलेगा फिर जैसे एनबीएफसी का चलता है। तो क्या बैंकिंग सेक्टर को या बैंकर्स को, रादर हमको क्या करना, बैंकर्स अपने बिजनेस मॉडल को रीलुक करें, ये समय आ चुका है अब? डेफिनेटली, और वो कर रहे हैं ऑलरेडी। मैं कैसे बताऊं आपको, पहली चीज आप देखिए कि मैंने कहा कि एसआईपी बुक बढ़ रही है। अब ये मान लीजिए कि आधा एसआईपी बुक को बैंक डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू आ रहा है ना, तो उनको उधर इनकम, फी इनकम उससे भी मिल रहा है। ऐसा नहीं, एक तरफ डिपॉजिट्स गिर रहे हैं, दूसरी तरफ सभी बैंक अभी डिस्ट्रीब्यूशन में, इंश्योरेंस और म्यूचुअल फंड के डिस्ट्रीब्यूशन में जम के गिर चुके, उतर चुके हैं, तो उनको फी इनकम उधर से बढ़ेगा। तो ये एक रीफैशनिंग ऑफ द बिजनेस मॉडल सभी जगह है, नंबर 1। नंबर 2 क्या है कि बैंक्स को खाली डिपॉजिट का सोर्स नहीं है, सीडी डिपॉजिट्स, मार्केट बोरोइंग से, यस आपने कहा ना एनबीएफसी की तरह
वो हो जाएगी, वो डिसइंटरमीडिएशन जो था, यानी रिटेल कस्टमर बैंक को पैसा दे, फिर बैंक मार्जिन रखकर कॉर्पोरेट को लेंड करे, वो डिसइंटरमीडिएशन प्रोसेस थोड़ा डेट म्यूचुअल फंड्स के जरिए थोड़ा होगा। मगर बैंक्स इसमें क्या है कि उसमें भी बुक ओरिजिनेट बुक डिस्ट्रीब्यूट, राइट, कॉर्पोरेट आएगा लोन के लिए तो उसको वो रेटेड पेपर के जरिए सेल डाउन करेगी, तो वो भी एक तरीका है फी इनकम बढ़ाने का। तीसरी है कॉर्पोरेट, जब प्राइवेट सेक्टर की कॉर्पोरेट बढ़ती है तो वहां पर एलसी और गारंटी कैपिटल गुड्स इंपोर्ट्स के लिए वो बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी होता है इनको फी बेस्ड इनकम बढ़ाने का। तो मेरे ख्याल में ये बैंक्स अपनी तरफ से अपना बिजनेस मॉडल को बदलाएगी और खाली निम के ऊपर फोकस उतना नहीं रहेगा जितना कि ओवरऑल एक इनकम के ऊपर होगा। वो बात मैं मान रहा हूँ कि डेफिनेटली उनको बदलना पड़ेगा। मगर ये सब चीज मैं एक बात कहूंगा कि मैंने सुन लिया और मैं सहमत तो हूँ इनकी एनालिसिस से, बट फिर भी आज मेरा कॉन्ट्रा बेट होगा कि आप पूरे बीएफएसआई स्पेस में अभी भी पैसा लगाएं, क्योंकि एक्सेप्ट फॉर द पीएसयू बैंकिंग स्पेस बाकी सब उतने चले नहीं हैं और मार्केट में बैड न्यूज प्राइस में है। तो ये मैं टैक्टिकली बता रहा हूँ कॉल कि ये सब जो बात कह रहे हैं ना, ये पब्लिक डोमेन में है, सभी एनालिस्ट फंड मैनेजर्स के पास ये डेटा है और वो नेगेटिव व्यू ले रहे हैं बैंकिंग के ऊपर, मगर वो बैड न्यूज दाम में है। और कल ऐसे ही कॉर्पोरेट का कैपेक्स पिकअप होगा तो इमीडिएटली ये व्यू बदलेगा और एक पिकअप हो जाएगा। सेकंड बात, बैंकिंग अभी भी निफ्टी इंडेक्स में या एमएससीआई 100 इंडेक्स, एमएससीआई इंडिया इंडेक्स में एक सिग्निफिकेंट शेयर है। तो अगर एफआईएस की वापसी आ गई पैसिव के जरिए ईटीएफ्स, वहां पे ऑटोमेटिकली बैंक्स को एलोकेशन मिलेगा और जो बैंक्स है एमएससीआई इंडिया के इंडेक्स में उन पे बाइंग फॉरेन ईटीएफ से जरूर आएगी। तो मैं कहूंगा कि बैड न्यूज अभी दाम में ज्यादातर है, तो एक कॉन्ट्रैक्ट कॉल लेके थोड़ा बीएफएसआई एलोकेशन बढ़ाना एक गलत चीज नहीं होगा, क्योंकि रोटेशन में मैं मानता हूं कि थोड़ा उधर सपोर्ट मिलेगा। ये ना कि रिलेटिवली अट्रैक्टिव थ्योरी है ये, कि कंपैरेटिवली चूंकि इधर कम चले हैं तो ये ज्यादा अच्छे लग रहे हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण होता है सब्जी मार लेगा। आप सब्जी लेने गए, कह रहे हैं रिलेटिव अट्रैक्टिवनेस, आप अभी भी अच्छा यूज कर रहे हैं, इसको कहते हैं ग्रेटर फूल थ्योरी। सर मैं वहां तक नहीं जाता। मैं तो सब्जी वाले समझा रहा था कि आप आलू खरीदने गए तो पहले ग्राहक ने सबसे अच्छे अच्छे आलू ले लिए जो एक्चुअली बढ़िया थे, उसके बाद जो बचे उसमें से बेस्ट आप छान लीजिए। तो आखिरी तक जो सबसे खराब था पहले वाले को दिख रहा था वो भी बेस्ट की तरह बिक ही जाता है। तो सब्जी वाला इसलिए रेट नहीं गिराता, वो कहता सब बिकेगा, जो नया आएगा उसको जो बेस्ट मिलेगा वो लेगा। तो खैर ये थ्योरी है बैंकों के, लेकिन एक बहुत सीरियस चैलेंजेस के दौर से बैंक गुजर रहे हैं, अपने आप को रीइन्वेंट उनको करना पड़ेगा, वक्त बदल रहा है। छोटा सा एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आईटी सेक्टर पे बात करेंगे कि आईटी सेक्टर में तेजी क्यों है। अमेरिका में अभी कुछ नहीं बदला है लेकिन स्टॉक्स में रन अप आया है। छोटे से ब्रेक के बाद स्वागत है एक बार फिर से आपका। और आज चर्चा हुई मार्केट पे और बैंकिंग सेक्टर पे। तीसरा एक सेक्टर है आईटी, जो इस हफ्ते का सुपरस्टार था। आईटी इंडेक्स 4.64% की रैली उसने दिखाई और छोटे बड़े सब तरह के स्टॉक्स में बड़ी तेजी आई। नतीजे आ चुके हैं, किसी ने भी बहुत अच्छा गाइडेंस नहीं दिया है। यहाँ पे भी वो रिलेटिव थ्योरी लग गई है। क्यों चल रहे हैं इसमें, तो जो दो तीन कारण मोटे तौर पे समझ में आ रहे हैं कि यूएस में अब ब्याज दर घटने की उम्मीद बन गई है कि सितंबर 17-18 को रेट कट हो जाएगा। जो एक रिसेशन का बहुत डर था वो रिटेल सेल्स के नंबर ने उसको थोड़ा सबसाइड कर दिया है, तो मंदी भी नहीं आ रही है। इन्फ्लेशन 3% के साइकोलॉजिकल लेवल से नीचे चला गया, तो अब कहने में बड़ा आसान लगेगा, देखिए 2.9 ही तो है, 2.8 ही तो है, तो वो दो आ गया बीच में। और जो अनएम्प्लॉयमेंट बहुत तेज़ी से बढ़ने के आसार, तो उसमें भी जो वीकली डेटा है वो भी सपोर्टिव है। लेकिन ये सब होप है, ये तो बहुत दिन से चल रहा है, 6 महीने से यही डेटा आ रहा है, इसमें क्या नई बात हो गई। तो आईटी में सस्ते नहीं थे बड़े वाले स्टॉक्स को। आप देखिए 2-3% की ग्रोथ और 30-40 का मल्टीपल, ये चल रहा है, अभी भी चल रहा है और चल रहा है। तो क्यों ये तेज़ी को हमें अच्छा मानना चाहिए या बुरा मानना चाहिए, मेरा कोई जजमेंटल व्यू नहीं है, एनालिस्टों का जजमेंटल व्यू होगा। बताइए जसप्रीत सर, आईटी में इतनी तेज़ी क्यों है, क्या बदल गया ऐसा? आई थिंक जो लार्ज कैप में अभी बैंकिंग से अगर बाहर निकल के
देखें तो नेक्स्ट टू बेस्ट सेक्टर्स टैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से दो ही बनते थे। एक था एफएमसीजी, जो पोस्ट इलेक्शन अगर आप देखें बिटवीन बजट एंड पोस्ट इलेक्शंस, इट उसने अपना एक छोटा सा मूव दिखाया एंड देन नाउ इट इज काम डाउन बिकॉज ऑब्वियसली रिजल्ट्स में जो नंबर्स आए हैं वो उतने उतने एनकरेजिंग नहीं है। तो एंड इट हैज डन इट्स बिट। आईटी ही ऐसा एक लार्ज फ्रॉम द लार्ज सेक्टर रह गया था, बिसाइड्स ऑटो, ऑटो की अलग स्टोरी है, जहाँ पे देयर वाज फेयर अमाउंट ऑफ पेसिमिज्म एंड अर्निंग्स ग्रोथ का जो एक्सपेक्टेशन था जो गिर के 5-8% हो गया था, नाउ इट इज बैक टू 9-12% इन दैट रेंज एंड मिड कैप्स का इट कंटिन्यूज टू बी 15-18%। ईपीएस ग्रोथ की बात हो रही है फॉर द करंट फाइनेंशियल। तो विद दैट एंड ऑब्वियसली अदर एक्सपर्ट्स ने भी बताया कि विद इंटरेस्ट रेट्स कट्स एंड यूएस इकोनॉमी पे जो आउटलुक आ रहा है वो उतना इट सीम्स टू बी increasingly okay in terms of the outlook. So with that two things, outlook not as bad and interest rate cuts, it definitely benefits the IT sector. Definitely उस background में जहाँ पे valuations अभी भी reasonable है. I mean, you can hardly get sectors where the P is between 20-25 1 year forward and with the return ratios जो 20-30-40% में हो and with solid cash flows and impeccable management pedigrees. So definitely, IT space में I think it would fall and it's more of a tactical background, tactical moves that has happened. And I think एक और point I would like to highlight is कि जो IT में जो correlation रहा है, which is checking between Nasdaq and IT, वो largely last 1 year and 2 years में largely same रहा है. And I think in between it had broken up, so I think it's just catching up. So by now, if you look today, the 1 year and 2 year returns in Nifty, IT index and Nasdaq, they have largely converged after today's move. So एक थोड़ा सा gap था. I think it has also caught up. So I mean, just trying to put pieces together. Not that we knew all of this much before, but इतना मतलब whatever has happened, it looks like it is summation of all this. ओके दलजीत सर, अब आईटी स्टॉक्स में बॉटम बन गया? नीरज जी, आईटी स्टॉक्स में हमारा व्यू अभी ये है कि बहुत नीश एरिया में तो हम हैं जहाँ पे बहुत स्पेसिफिक काम हो रहा है। तो जैसे कोई इंजीनियरिंग R&D सर्विस की कंपनी है, या कोई इंश्योरेंस सेक्टर को पर्टिकुलरली केटर करती है, एविएशन को केटर करती है, तो इस तरीके की तो आपने पर्टिकुलर कंपनी स्पेसिफिक कॉल ज्यादा कहेंगे वो बनस्पत इसके कि पूरा ओवरऑल आईटी सेक्टर। पर हमारा ये मानना है, हालांकि अभी तक कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं है। अगर हम टॉप कंपनियों की बात करेंगे, उनके क्लाइंट्स की बात करेंगे, जो हमारे काउंटर पार्ट्स यूएस यूके वगैरह में है, उनसे अगर हम बात करते हैं तो कोई ऐसा इम्प्रूवमेंट या बहुत बड़ा चेंज नजर नहीं आ रहा है। लेकिन ये पक्का है, हो रहा है कि जो आज से कुछ 1 साल भर पहले एक बहुत ग्लूम डूम का सिनेरियो था, वो कम हो गया। तो उसका मतलब ये हुआ कि आप टुवर्ड्स द बॉटम हो या नियर द बॉटम हो, एग्जैक्ट बॉटम बोलना मुश्किल है, तो यहाँ से शायद जो है इम्प्रूवमेंट आने का स्कोप ज्यादा है और फर्दर डाउनवर्ड जाने का स्कोप कम है। बट ओवरऑल अगर हम फ्रंट लाइन और आईटी की बात करें तो हमने पिछले काफी समय से अपने पोर्टफोलियोज में लिया भी नहीं है, इसलिए क्योंकि एट द मोस्ट वो मार्केट परफॉर्मर ही रहेगा, क्योंकि एक तो उनका साइज इतने बड़े हो गए, दूसरा ये सेक्टर ऐसा है जो इसमें 1-on-1 एकदम से कोई भी न्यूज फ्लो आया तो उसका इम्पैक्ट विद इन फ्यू मिनट्स, विद इन फ्यू सेकेंड्स हो जाता है, तो आपको बहुत ज्यादा समय नहीं होता है कुछ करने का। तो बेटर ये है रहता है कि हम उसका जो डेरिवेटिव या सेकेंड ऑर्डर कंपनीज है उनको देखें, और तीसरा जो तरीका है वो आईटी का, हम इन डोमेस्टिक आईटी में जो प्लेटफॉर्म टाइप की कंपनियां या जो फाइनेंशियल सर्विसेज को केटर करने वाले कंपनियां, तो यूसेज ऑफ कंप्यूटर, यूसेज ऑफ सॉफ्टवेयर, यूसेज ऑफ टेक्नोलॉजी, बट इनटू सम अदर सेक्टर टू ब्रिंग एफिशिएंसी, तो उसको वैसा खेलना चाहते हैं बजाय इसके कि सीधा फ्रंट लाइनर आईटी में जाए, क्योंकि वैसे भी वो बहुत बड़ा अल्फा जनरेट नहीं करेगा। तो हम हमारे पोर्टफोलियोज में नॉर्मली बहुत नीश आईटी कंपनी रहेगी या फिर इस तरीके की प्लेटफॉर्म कंपनी। ओके सुनील सर, क्या ऐसा है तो नहीं है कि रेट कट होने वाला है, ऐसा बाजार ने मान लिया है, तो ट्रेडर्स को लगता होगा कि एक बड़ी रैली बनेगी यूएस में जब रेट कट होगा, तो महीने 1.5 महीने का एक बढ़िया ट्रेड बनता है, यही नहीं चले थे टैक्टिकली, तो इसमें पैसा बन जाएगा, अदरवाइज तो कुछ बदला नहीं है।
2% की ग्रोथ, 40 का मल्टीपल। ये मैं सहमत हूँ जो मेरे को एक्सपर्ट्स ने बताया, एब्सोल्युटली। वो क्या है कि मेरे को टैक्टिकली, जैसे आप कह रहे हैं, ये अच्छा मौका है आईटी एक्यूमुलेट करने का, और इट हैज नथिंग टू डू विद देयर बिजनेस प्रोस्पेक्ट्स, बिकॉज आईटी एक सिक्लिकल सेक्टर नहीं है। ज्यादातर वेरिएशन उतना ज्यादा नहीं होता है इन टर्म्स ऑफ, जैसे एक कैपिटल गुड्स या एल&टी या ऐसे कंपनी में एक वेरिएशन आता है, उतना नहीं होता है। तो ये वैल्यूएशन का कैचअप रैली है, क्योंकि पिछले कुछ साल से ही पोस्ट कोविड रैली के बाद जो गिरावट आई, वहां से आईटी थोड़ी एक प्रेशर में रही है, तो वो कैचअप हो रहा है। और ये कैचअप क्यों हो रहा है? पहली चीज ये है कि एक, मैं कहूंगा, रीएलोकेशन पैसा। तो डोमेस्टिक फंड मैनेजर से मैं कह रहा था ना कि जो चीज बहुत चल चुकी है वहां से प्रॉफिट बुक करके, वो जो चीज नहीं चली है, जहां पे सेफ्टी दिख रहा है, जहां पे रिस्क नहीं है, उस पर रियलोकेट होगा और आईटी उसका बेनिफिशियरी होगा डोमेस्टिक फंड मैनेजर के फ्लोज के अंदर। सिमिलरली फॉरेन के एफआईएस ने, जैसे मैंने कहा, 30,000 करोड़ निकाला उन्होंने। जब ये एक रेट कट वाला रैली यूएस स्टॉक्स में आता है, तो इमर्जिंग मार्केट में भी उसका स्पिल ओवर इफेक्ट आता है। और जितना हद तक वो इमर्जिंग मार्केट में एलोकेट करेंगे, दो, एक, पैसिव फंड मैनेजर को ऑटोमेटिक इंडेक्स के लेवल एलोकेशन करना चाहिए इंडिया में, और एमएससीआई इंडेक्स में आज हम ऑलमोस्ट 19% तक बढ़ गए हैं। हमारी ओवरऑल एमएससीआई इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स में इंडिया का शेयर चाइना से अभी 5% ही कम है। तो ये जो एलोकेशन में हमको आईटी में उधर से पैसा आएगा, एक सपोर्ट। सेकेंड चीज, एक्टिव फंड मैनेजर्स इंटरनेशनली देखें, जब वो इमर्जिंग मार्केट में देखते हैं, एक इमर्जिंग मार्केट एक रिस्की मार्केट है, मगर उसके अंदर वो सेफ्टी ढूंढते हैं, क्योंकि वो रिस्क को डबल डाउन नहीं करते हैं, इसलिए वो वहां से आकर इंडस्ट्रियल्स में उतना नहीं पैसा डालते हैं। जब वो इमर्जिंग एक रिस्की मार्केट में डालते हैं तो सेफ्टी ढूंढते हैं। तो सेफ्टी कहां से आता है? एक, प्रेडिक्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग्स। दूसरी बात है कि आईटी के बायर, उनके कंपनी जाने माने कंपनी है, वो उनको तो पूरी तरह समझते हैं। तो जब वो कॉन कॉल करते हैं बायर्स से, उनसे पूछते हैं कि आपकी आईटी क्या आउटलुक है, किस कंपनी से खरीदेंगे, क्या खरीदेंगे, तो उनको एक नॉलेज, इंफॉर्मेशन जो मिलता है अपने आईटी कंपनी के बारे में, वो बहुत बेहतर होता है, और उससे उनको कंफर्ट मिलता है। तो मेरा ख्याल है कि डेफिनेटली फॉर अ शॉर्ट टर्म, एक टैक्टिकल प्ले में मैं देख रहा हूँ कि आईटी में एक बाउंस बैक रैली होगा। लॉन्गर टर्म में देखना पड़ेगा कि यूएस की रिकवरी कितनी मजबूत है। जितना और मजबूत सामने डेटा आती है, उतना आईटी का भी डिमांड बढ़ सकता है, मगर वो आने वाले डेटा ही बताएंगे। पर तब तक एक कैचअप रैली के लिए जरूर स्पेस है शॉर्ट टर्म के लिए आईटी में। अच्छा, यूएस के जो इलेक्शन के आउटकम आने वाले, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा आईटी स्टॉक पे? मेरे ख्याल में इंडिया अपनी बिजनेस ग्रोथ के ऊपर, देखिए, ट्रम्प कह रहा है कि मैं इमिग्रेशन को स्टॉप करूंगा, तो H1B वीजा में ऐसी कुछ नॉइस आएगी, बट लॉन्गर टर्म ग्रोथ ऑफ द यूएस इकोनॉमी आई डोंट थिंक इज डिपेंडेंट ऑन द either of the two candidates winning। मेरे को एक्सपर्ट्स का क्या मानना है पता नहीं मुझे। आई डोंट थिंक लॉन्ग टर्म ग्रोथ यूएस का उसमें कोई, इन दोनों का कोई हाथ नहीं होगा, मगर यू कैन हियर फ्रॉम देम आल्सो। जसप्रीत जी, कोई डरना चाहिए यूएस इलेक्शन की वजह से? ट्रम्प जीत के आ गए तो आईटी वालों को? नहीं सर, वो बड़े बड़े एक्सपर्ट्स इंक्लूडिंग अस, हमने 8 साल पहले डर के बैठे थे जब ट्रम्प को आना था। आई एम टॉकिंग अबाउट 8 years बैक, राइट बिफोर बाइडेन। एंड 3-4 महीने का नीजर रिएक्शन था, नर्वसनेस था मार्केट में। एंड उसके बाद जो बुल रन आया है 4 साल में अमेरिका में और इंडिया में, तो वो अच्छे को इट्स टेकन एवरीवन बाय सरप्राइज। तो आई डोंट थिंक वी शुड गेट टू मच वरीड। नेट if I have to take a call, I think largely positive ही होना चाहिए, because compared to like other large economies like Russia, like China, like जो India के competitors in some sense, especially China, they would be, including Trump, would be more pro-India than other countries, especially when it comes to manufacturing and in terms of relaxing of certain norms to ensure कि there is less import for US, there is less import from China, and more freebies or little more relaxation towards economies like India, because हम बहुत बड़ा the number 2 economy है जो in terms of substitution effect दे सकते। तो I am largely positive, but नेगेटिव होने का कोई कारण नहीं है। We've seen it 8 years back। नेगेटिव होने कोई कारण नहीं है, इलेक्शन आएंगे देखा जाएगा उसमें, लेकिन फिलहाल आईटी में टेक्टिकल तेजी है, और ये अभी रेट कट की उम्मीद है, और आगे भी कितनी और रेट कह रहे लोग इस साल 1% तक कट सकता है, तो उन सब के मद्देनजर चलती रहेगी। 3 विषय हम लोगों ने देखे, मेरे ख्याल में यही सबसे टॉप ऑफ द माइंड लोगों के थे, तो हमने कोशिश की है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ों को एक्सप्लेन कराएं आपके लिए। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और सब कुछ एक्सप्लेन करने के लिए। दर्शकों से निवेदन है कि देखने के बाद रिएक्शन दीजिए हमें कि आपको क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, और क्या और टॉपिक्स आप सोचते हैं कि उसको कवर करना चाहिए, उस पर बात करनी चाहिए, क्योंकि आपके जो
फीडबैक होता है ना, उससे हमें बहुत मदद मिलती है और अच्छे अच्छे टॉपिक्स को कवर करने के लिए। आज के लिए इतना ही। हैप्पी वीकेंड, एंजॉय करिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का। स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर।